Okay, so I was explaining about item coding configuration. तो ये जो item coding configuration है, अलाइन बुक्स में आपके जितने भी आइटम्स हैं उनका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जिसमें ये ऑटो न्यूमेरिक ही रहता है और बाय डिफॉल्ट आपके आईडीज में। तो जब भी आप आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी कोड्स होंगे ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये कोड ये बाय डिफॉल्ट आपका शो करता रहेगा, बट इफ यू वांट कि नहीं आपको खुद से कोड देना है तो उसके लिए यहाँ कंपनी सेटअप में आइटम कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इसको आप मैनुअल कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल करेंगे तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, और अगर आप इसको ग्रुप बेस्ड करेंगे तो ये ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगा। ग्रुप बेस्ड में दिखाती हूँ कैसे शो करेगा। मैंने अभी इसको ग्रुप बेस्ड पे कर दिया है। तो कोड क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लेट्स से एबीसी डाला, अंडर ग्रुप मैंने लिया यहाँ पे इसको ये ले लिया, बटन्स ले लिया लेट्स से, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने कोड लिया 8001। अगर मैं कोई और ग्रुप लेती हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने डिटर्जेंट्स का ले लिया तो 4001 ले लिया, तो जो इसका कोड होगा 4 से स्टार्ट हो रहा है तो उसी के आगे से ये कोड आपका क्रिएट कर लेगा। तो ये आप ग्रुप बेस्ड भी कर सकते हो। आइटम ऑटो न्यूमेरिक रहेगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और अगर आप इसको मैनुअल करते हैं तो अपने हिसाब से आप कोड दे सकते हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो या कैसा भी हो। बट देर इज लिमिटेशन कि वो 7 डिजिट तक का ही होना चाहिए, ये जो मैनुअल अगर आप रखते हैं तो। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है आइटम सिलेक्शन। आइटम सिलेक्शन आपका आइटम लेवल पे है। ग्रुप लेवल पे मोस्टली हम किनका रखते हैं, जिनका रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस होता है, बिकॉज दे हैव टू यूज दिस टच पॉज। तो टच पॉज में क्या होता है, आपका ग्रुप बेस्ड ज्यादा कॉमन रहता है, ताकि जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे पास जो है अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की अलग बनी हुई है, वेज फूड की अलग बनी हुई है, नॉन वेज की अलग बनी हुई है। तो मैंने जैसे ही वेज वाला ग्रुप सिलेक्ट किया तो वेज वाली आइटम्स आ जाएंगी, अगर मैंने नॉन वेज वाला ग्रुप सिलेक्ट किया तो नॉन वेज वाली आइटम्स आ जाएंगी, सॉफ्ट ड्रिंक सिलेक्ट किया तो सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो उनके लिए हम ग्रुप लेवल पे मोस्टली रखते हैं, या जिनकी बहुत सारी आइटम्स होती है एंड दे वांट कि नहीं हमें पहले ग्रुप सिलेक्ट करना है फिर उसके अंडर जितने भी आइटम्स आएंगे वो सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप इसको ग्रुप लेवल पे कर सकते हैं। अभी जो नॉर्मली आप देखते हैं कि मैंने आइटम सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ सारे मिक्स आइटम आते हैं यहाँ पे जितने भी हैं, बट अगर मैं इसको ग्रुप लेवल पे कर देती हूँ तो ये पहले ग्रुप मुझसे पूछेगा, फिर उसके बाद आइटम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन वी हैव अलाउ नेगेटिव स्टॉक। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपका जो स्टॉक होगा, अगर नहीं भी है तो भी बिलिंग हो जाएगी, सॉफ्टवेयर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो आप अलाउ नेगेटिव स्टॉक को जो है ऑन कर सकते हैं। देन आता है मेंटेन ग्रॉस टेयर वेट। अब इसका इफेक्ट देखिए ये कहाँ यूज होता है, ग्रॉस टेयर वेट जिनका फूड ग्रेन्स का बिजनेस होता है वो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया। फूड ग्रेन का या जिनका लॉजिस्टिक्स वगैरह का काम होता है, जहाँ नेट वेट अलग से होता है, ग्रॉस वेट अलग से होता है, तो यहाँ सेल्स इनवॉइस, जब आप इनवॉइस वगैरह बनाने जाएंगे तो वहां पे ये फील्ड आपको शो हो जाएगी ग्रॉस वेट की और टेयर वेट की। ब्रांच सिलेक्ट करते हैं और ये देखिए यहाँ पे ग्रुप लेवल पे हो गया ना, तो पहले मुझे ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके अंडर जो भी आइटम्स होंगे वो मुझे इस लिस्ट में शो करेंगे। ओके, इस ग्रुप में कुछ है ही नहीं। ये देखिए जैसे मैंने बटर क्रीम लिया तो इसमें ये सारे बटर्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने यह अमूल बटर ले लिया। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रॉस वेट, टेयर वेट, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ग्रॉस वेट डालेंगे या टेयर वेट डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली, ये देखिए इसने कैलकुलेट कर लिया ग्रॉस वेट माइनस टेयर वेट और यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। तो उसके लिए ये ऑप्शन गिवन है आपको, मेंटेन ग्रॉस टेयर वेट। इसका अलग से फील्ड भी मतलब आपको प्रिंट में मिल जाएगा। देन वी हैव फ्री क्वांटिटी एप्लीकेबल इन। फ्री क्वांटिटी अगर आपको रिक्वायर्ड है सेल्स के टाइम पे, परचेज के टाइम पे, या दोनों ही टाइम पे अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स इनवॉइस में ये फ्री क्वांटिटी का फील्ड आ रहा है यहाँ पे।
तो अगर इस आइटम के साथ मैं फ्री क्वांटिटी देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ डाल दूंगी, इसके ऊपर कोई टैक्स या रेट वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा, जो ये फ्री क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी यहाँ डली हुई है 20, इसी के ऊपर ही रेट कैलकुलेट करेगा, बट स्टॉक में से लेस जरूर हो जाएगा, तो उसके लिए फ्री क्वांटिटी आप ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव डिसअलाउ यूनिट चेंज ऑन डॉक्यूमेंट। जैसे एक बार आप यहाँ पे बिल बना लेते हो, मतलब आइटम सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो यूनिट है, अगर आपने उस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है तो यहाँ से आप यूनिट को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ यूनिट पे, बट क्लिक हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिसअलाउ किया हुआ है कि एक बार जो आइटम आपने सिलेक्ट की तो आप डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे यूनिट को चेंज नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है शो बंडल डिटेल ऑन बिलिंग। शो बंडल डिटेल ऑन बिलिंग का मतलब क्या होता है? बंडल आइटम के अगर आप 2-3 आइटम्स को ग्रुप करके और फिर कोई आइटम क्रिएट करें तो वो हमारा बंडल आइटम होता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते तो इसका फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो बंडल आइटम के अंदर आइटम्स होते हैं वो आइटम्स आपको यहाँ शो हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, लेट्स से कोई ये लेट्स सपोज ये बंडल आइटम है कोई, अगर आप यहाँ पे तो बंडल का नेम ही शो होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो इस बंडल के अंदर जो आइटम्स है वो आपके यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए ये ऑप्शन गिवन है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जैसे बुक्स का मैं बताती हूँ, स्कूल्स में जैसे बुक्स वगैरह का बंडल मिलता है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया लेट्स से क्लास 5th बुक सेट सिलेक्ट किया, बट उस क्लास 5th बुक सेट में इंग्लिश की बुक होगी, हिंदी की बुक होगी, मैथ्स की बुक होगी, उसकी डिटेल आपको प्रिंट में देनी है कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है उस बंडल में। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं, जो ये शो बंडल डिटेल ऑन बिलिंग है। तो प्रिंट में भी वो आपका उसी तरीके से आता है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप एक एक आइटम सिलेक्ट करें, आपने सीधा बंडल सिलेक्ट किया, लेकिन उसके अंदर जो आइटम्स है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। फिर आता है आइटम रेट डेसिमल। ये है कि आप जब बिल बना रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे ये रेट है, मैंने ये आइटम का रेट डाला हुआ है, इसके बाद डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स तक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैंने डाला 1 2, ठीक है, बट आप देखेंगे कि ये 1 ही लेगा। यहाँ पे ये देखिए 1 ही लिया इसने, 1 2 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आइटम रेट डेसिमल है वो मैंने 1 लिया हुआ है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगी तो वहां पे वो 0.12 ले लेगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। देन वी हैव स्टॉक वैल्यू इन बैलेंस शीट। ये आपका रियल टाइम पे ही रहता है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन आता है इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर ट्रीट एज। ये ऑप्शन है कि जो जो लोग प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हें प्रोडक्शन फ्लोर को कैसे ट्रीट करना है। कंजम्पशन, अगर आप इसको कंजम्पशन रखते हैं तो आपके स्टॉक में से जैसे 100 क्वांटिटी है लेट्स से आपके पास, अगर आप इसको एज अ कंजम्पशन ट्रीट कर रहे हैं तो आपने अगर 20 क्वांटिटी इशू किया तो स्टॉक में से 100 में से 20 लेस हो जाएगा, आपका यूज हो जाएगा वो आपका, और 80 क्वांटिटी आपको बैलेंस दिखा देगा। लेकिन अगर आप इसको फ्लोर ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए एक कंडीशन और है, मतलब एक कंडीशन और है कि अगर आप इसको फ्लोर ट्रांसफर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपको वेयर हाउस ऑन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जैसे 100 मेरे पास क्वांटिटी थी, उसमें से 20 मैंने जो है प्रोडक्शन फ्लोर को ट्रांसफर कर दिया, मतलब ट्रांसफर किया है, वो भी यूज नहीं हुई है 20 क्वांटिटी। फिर जो बाद में जैसे लेट सपोज मैंने 20 क्वांटिटी अपने प्रोडक्शन फ्लोर को दे दिया, शर्ट बनाने के लिए मैंने कपड़ा दे दिया, अभी तक उन्होंने वो यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया है। अब जो मेरा प्रोडक्शन फ्लोर होगा उस कपड़े के ऊपर काम करेगा, शर्ट बना के दे देगा, तो वो प्रोडक्शन फ्लोर ने कंज्यूम किया, तो उसके लिए हम इसको फ्लोर ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होगा कि जब वो एंट्रीज डालेंगे कि भाई हमने कंज्यूम किया इतना, कन्वर्ट किया, कपड़े से शर्ट बनाया, तो वो मेरे स्टॉक को नहीं छेड़ेगा, जो 20 क्वांटिटी मैंने उनको दी थी वो उसमें से लेस करता रहेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप इसको फ्लोर ट्रांसफर रखेंगे या इसको एज अ कंजम्पशन रखेंगे। फिर आता है डुप्लीकेट आइटम बेस्ड ऑन। अगर आपको आपके आइटम की डुप्लीकेसी नहीं चाहिए तो आप इसको नेम के बेसिस पे और बारकोड के बेसिस पे इसको लिमिट कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे आता है इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट कस्टम फील्ड। तो इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट आपके कौन से होते हैं? जो ये इन्वेंट्री मॉड्यूल में आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं और जो प्रोडक्शन में आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं, ये आपके इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं।
ठीक है, यहाँ से फील्ड 1 पे आपने किया, लेट्स से मुझे प्रोडक्शन मैनेजर का नेम चाहिए, जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वहां पे प्रोडक्शन इंचार्ज या मैनेजर मुझे उसका नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बनाया फील्ड और इसको मैंने सेव किया। तो आप देखेंगे कि जब भी आप प्रोडक्शन के किसी भी फॉर्म पे जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन असेंबलिंग हो या इन्वेंट्री मॉड्यूल हो, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज का फील्ड आ गया। तो कस्टम फील्ड आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद में आइटम मास्टर कस्टम फील्ड, जैसे मैंने बताया कस्टमर में हम कस्टम फील्ड बनाते हैं, वेंडर में बनाते हैं, वैसे ही आइटम मास्टर के लिए। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे कोड में हमने दिया हुआ है कि आप 7 डिजिट तक का ही कोड डाल सकते हो, बट कुछ लोगों का 10 डिजिट का भी होता है, 12 डिजिट का भी होता है, एंड दे वांट दैट कोड इन प्रिंट। तो उसके लिए आप यहाँ से फील्ड को ओपन कर सकते हो, आइटम मास्टर कस्टम फील्ड। मैंने यहाँ डाल दिया आइटम कोड या प्रोडक्ट कोड, या कुछ लोगों के ना डिफरेंट डिफरेंट कोड्स रहते हैं, ब्रांड के हिसाब से कोड रहते हैं। तो आप इस कस्टम फील्ड को अगर ओपन कर देते हैं यहाँ से, तो जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो ये कस्टम फील्ड आपको शो हो जाएगी। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको गिवन है आइटम एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज, जिसमें बैच वाइज इन्वेंट्री गिवन है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं वो आप सेटअप से तो ऑन करेंगे ही, उसके बाद आपको आइटम से भी ऑन करना है। जैसे बैच वाइज इन्वेंट्री है, इसको आपको कब ऑन करना है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, और सॉरी जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में है, एफएमसीजी में है, फूड इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है, उन्हें इस ऑप्शन को ऑन करना होता है। ठीक है। देन बैच डिटेल एट्रीब्यूट्स, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरर की डेट नहीं चाहिए या हमें एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से हटा भी सकते हैं कि कौन सी डिटेल इन्हें नहीं चाहिए। ठीक है। देन एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट रहना चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। इज इट ओके नाउ, मतलब मेरी वॉइस अभी अभी क्लियर आ रही है? ओके। देन यहाँ पे आपका चेक बैच बैलेंस है। अगर आपको बैच वाइज अपना स्टॉक मेंटेन करना है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी बैच में स्टॉक नहीं होगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आपके पास स्टॉक नहीं है, प्लीज आप उस बैच में परचेज कीजिए एंड देन आप उसको आगे सेल आउट करेंगे। तो बैच जब आप यहाँ से ऑन कर लेंगे, उसके बाद आप जब आइटम में जाएंगे, आइटम मास्टर, क्रिएट न्यू आइटम, इन्वेंट्री, और यहाँ से नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो ये बैच वाइज इन्वेंट्री किस किस आइटम में आपको रिक्वायर्ड है वहां पे आपको ऑन करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है मुझे सारी आइटम्स में चाहिए होगा, तो इसीलिए आइटम लेवल पे भी आपको इन ऑप्शंस को ऑन करना होता है। ठीक है। देन सीरियल ट्रैकिंग, सीरियल नंबर अगर किसी को रिक्वायर्ड है, जो लोग मोबाइल इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या जिनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह रहता है, तो वो सीरियल ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं। तो सेटअप से आपको ऑन करना है पहले, तो देन यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करना है। तो जो भी ऑप्शंस मैं अभी बता रही हूँ आइटम एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज में, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। तो ये है हमारा इनपुट डायमेंशन डिटेल। इनपुट डायमेंशन डिटेल किन के लिए होता है, जिनका फर्नीचर का, फ्लोरिंग बिजनेस का, या जिनका स्क्वायर फीट वगैरह का काम रहता है, उन्हें इस ऑप्शन को यूज करना होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आइटम की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीजें आपको ऑन करनी, मतलब ये सारी डिटेल डालनी होती है, जिसके बेसिस पे क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट होती है। देन वी हैव आइटम सीरियल नंबर ट्रैकिंग। आइटम सीरियल नंबर ट्रैकिंग मैंने बताया जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। फिर आता है यहाँ पे यूज सीरियल एट्रीब्यूट एज, आप सीरियल नंबर की तरह उसको ट्रीट करना चाहते हैं, लॉट की तरह करना चाहते हैं, या आइटम प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, वो आप इस ऑप्शन को यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो है ये हमारा न्यू ऑप्शन आया अभी,
तो इसके बारे में अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सो आई लेट यू नो अबाउट दिस ऑप्शन। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शंस, इनका प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हमारा फर्दर ट्रेनिंग में रहेगा, तो इसीलिए मैं अभी आपको सारे ऑन करके नहीं दिखा रही हूँ, अभी जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ। देन वी हैव चेक सीरियल बैलेंस। चेक सीरियल बैलेंस का मतलब है कि अगर आपके सीरियल नंबर जो है वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है, तो अब आप दोबारा से अगर उसी सीरियल नंबर को सेल आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अलर्ट दे देगा कि भाई ये जो सीरियल नंबर है ये ऑलरेडी आपने सेल आउट कर दिया है, तो अब आप दोबारा से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो आईबीआई नंबर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, या सीरियल नंबर जिनका भी होता है वो हमेशा डिफरेंट रहता है, वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज योर सीरियल नंबर। और कितनी फील्ड्स रिक्वायर्ड है आपको, एक फील्ड चाहिए, दो फील्ड चाहिए, तीन, मैक्सिमम 3 रहती हैं। जो ऑटोमोबाइल वगैरह बिजनेस में है उन्हें 2 यूनिट, 2 सीरियल नंबर तक रिक्वायर्ड रहता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है सीरियल आईएमईआई फील्ड्स कैप्शन। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आप सीरियल नंबर को यूज करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल में चेसिस नंबर और हमारा इंजन नंबर रहता है, तो मैं अपनी तरफ से कैप्शन दे सकती हूँ कि मैं सीरियल नंबर को क्या बोलना चाहती हूँ। मैं इसको चेसिस नंबर और इंजन नंबर बोलना चाहती हूँ, आईवीआई नंबर बोलना चाहती हूँ, या सीरियल नंबर बोलना चाहती हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन मी कि क्या कैप्शन मुझे देना है। देन वी हैव एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड। एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड हमारा गारमेंट सेक्टर के लिए होता है कि अगर आपकी यूनिक बारकोड्स है तो वो आप इस ऑप्शन को ऑन करके आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एट्रीब्यूट्स आप क्रिएट भी कर सकते हो, क्योंकि गारमेंट सेक्टर में हमारा साइज, कलर, स्टाइल, ये सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, कैप्शन डालेंगे, और टाइप में सेल्फलेस लेना है, क्योंकि हर जगह अलग होता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है गारमेंट्स की, तो मैं यहाँ पे एस, एम, एल इस तरीके से साइजेस दे रही हूँ, बट कोई और कंपनी है जो साइज जो है वो इस तरीके से ले रही है, 30, 32, मतलब नंबर्स के हिसाब से। तो इसीलिए ये सेल्फ लिस्ट में आपको रखना पड़ता है और खुद ही आपको एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होते हैं। तो एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड यहाँ से ऑन करना है, और आइटम में, क्योंकि ये यूनिक बारकोड के लिए रहता है, मेक श्योर कि आप यहाँ पे जब आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो आपका आइटम टाइप जो है, ये जो आइटम टाइप है ये आपका यूनिक होना चाहिए, गारमेंट यूनिक, तभी आप अपना डिफरेंट बारकोड जनरेट कर पाएंगे। तो ये गारमेंट यूनिक पे रहता है। इसी ऑप्शन के लिए एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड आप यूज करते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मल्टीपल एट्रीब्यूट इन सिंगल लाइन। जैसे आपने देखा था जब मैं सब आइटम यूज कर रही थी, तो वहां पे मुझे एक बार ब्लू जीन सिलेक्ट करना पड़ा, फिर एल साइज देना पड़ा, क्वांटिटी देनी पड़ी, फिर मुझे एम साइज चाहिए था तो मैंने फिर से ब्लू जीन सिलेक्ट किया, एम साइज डाला, फिर क्वांटिटी डाला। तो बार बार सिलेक्ट करने की बजाय अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं एट्रीब्यूट के केस में, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बारकोड नहीं जनरेट करना होता, इट जस्ट दैट कि उन्हें साइज वगैरह सिर्फ यही चीज डालनी होती है, तो वो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जब बिल बनाएंगे तो एक ही विंडो खुलेगी जिसमें आप मल्टीपल साइज या कलर्स वगैरह सिलेक्ट करके क्वांटिटी डाल सकते हो, सो इट विल सेव योर टाइम। देन आता है मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग। ये हमारा रिपोर्ट से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आपको अपने परचेजेस प्लान करना है या अपना स्टॉक इस तरीके से मेंटेन करना है कि 30 डेज की सेल्स को देखते हुए, मतलब वो 30 डेज की सेल्स को कंसिडर करके आपको दिखाएगा कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको कितना स्टॉक रिक्वायर्ड रहेगा। तो आपको ऑल रिपोर्ट्स में आना है, और यहाँ पे जो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगी मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग की रिपोर्ट, जिसमें आपको इस इन डेज के हिसाब से आपको जो है नेक्स्ट 15 डेज के लिए कितना, मतलब कितने दिन की सेल्स कंसिडर करनी है, और नेक्स्ट कितने दिन तक मतलब स्टॉक जो है वो आपको प्रिडिक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए ये ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। फिर आता है, ये बता चुकी हूँ मैं, सब आइटम वाइज स्टॉक चेकिंग। फिर आता है मैनेज ब्रांड वाइज प्रोडक्ट। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आइटम पे आइटम्स का ब्रांड आपको मेंटेन करना है, उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप जब आइटम मास्टर में जाएंगे, क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक किया, इन्वेंट्री पे क्लिक किया,
नीचे यहाँ पे ब्रांड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं प्लस बटन पे क्लिक करके, जैसे मैंने किया हुआ है सैमसंग। तो यहाँ से लेट्स से मैंने डाल दिया ओप्पो। सेल्समैन भी टैग कर सकते हैं, इसके साथ इमेज भी डाल सकते हैं, और मैंने सेव कर दिया। तो इस ब्रांड के अकॉर्डिंग आपका प्राइस लिस्ट भी क्रिएट हो सकता है। जैसे ब्रांड वाइज मुझे सिर्फ ओप्पो के प्राइसेस चेंज करने हैं, तो इसके लिए यहाँ सेल्स में हमें प्राइस लिस्ट में गिवन है, जो कि फर्दर ट्रेनिंग का पार्ट है। ये देखिए, ब्रांड वाइज डिस्काउंट देना है या प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है ब्रांड वाइज, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बट यहाँ से ऑन करने के बाद आपको आइटम में टैग करने होंगे। फिर आता है मैनेज पिक एंड पैक। मैनेज पिक एंड पैक का जो ऑप्शन है, ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंटली कोई आइटम आप सेल आउट कर रहे हैं, जो मोस्टली कस्टमर्स आपसे लेके जाते हैं, तो उसके लिए आप मैनेज पिक एंड पैक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेट्स से मेरी बेकरी है और मैं चॉकलेट केक मेरा मोस्टली सेल आउट होता है, और उसके साथ साथ मुझे नाइफ भी देना होता है, 4 कैंडल्स भी देनी होती है, एक बर्थडे हैट भी देनी होती है। तो इसके लिए मैं पिक एंड पैक बना के रख लूंगी। तो जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने चॉकलेट केक मुझसे मांगा, तो मैंने सीधा चॉकलेट केक सिलेक्ट किया, तो उसके साथ साथ जो मेरी बाकी आइटम्स हैं, जैसे मैंने बताया नाइफ हो गया, कैंडल्स हो गई, बर्थडे हैट हो गई, वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। तो इट विल सेव माय टाइम कि बार बार एक एक चीजें सिलेक्ट करना, क्वांटिटी डालना, वो करने की बजाय पिक एंड पैक से मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। और ये भी प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये फर्दर ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट इज यूज लाइन लेवल ऑप्शनल बारकोड। ये आपका रहता है कि अगर आपको जैसे बारकोड एफएमसीजी में ऑलरेडी होता है, बट आपको ऑप्शनल एक और बारकोड अगर जनरेट करना है बेस्ड ऑन सेल्स रेट या एमआरपी, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो जब भी आप परचेज या प्रोडक्शन करने जाएंगे, आपको सेल्स रेट और एमआरपी इनपुट करना होगा, जिसके बेसिस पे बारकोड जनरेट होगा। देन नीचे स्क्रॉल करूंगी मैं, एट्रीब्यूट बता चुकी हूँ। देन वी हैव फिक्स्ड एसेट हैंड्स इन एट्रीब्यूट। ये आपका एसेट मॉड्यूल से रिलेटेड होता है। एसेट मॉड्यूल में हमने ये एसेट ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इस एट्रीब्यूट को ऑन करना होता है। जैसे एसेट ट्रांसफर के लिए मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो कोई भी आपको मतलब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम से कर दिया, लिस्ट में टाइप में मैंने ले लिया एम्प्लॉय। जैसे जब हम एसेट ट्रांसफर वगैरह करते हैं, उस टाइम पे हमें रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, तो वो एसेट ट्रांसफर में शो करेगा। जैसे यहाँ आ रहा है फिक्स एसेट ट्रांसफर में फ्रॉम और टू के लिए। जैसे कुछ लोगों को एम्प्लॉय को अलॉट करते हैं एसेट, कुछ लोग होते हैं जो ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट हैंड्स इन एट्रीब्यूट में। देन आता है आइटम मास्टर एट्रीब्यूट। ये सेम कस्टम फील्ड की तरह है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इसका कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए आप इसको सिर्फ आइटम मास्टर के लिए ही क्रिएट कर सकते हो। देन वी हैव सब आइटम मास्टर एट्रीब्यूट। इसको भी अगर आप ऑन करते हो, तो ये हमारा सब आइटम में क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे मैंने पेंट का एग्जाम्पल आपको दिया था, तो उसके लिए उसमें भी अगर मुझे कुछ वेरिएशन चाहिए, मान लीजिए शेड्स चाहिए मुझे कलर्स की, तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट आ रहा है, यहाँ से मैं एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकती हूँ। तो उसके लिए ऑप्शन गिवन है। देन आफ्टर दिस वी हैव कंपनी सेटअप। देन यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन है। सर्विस में आपका इनपुट सर्विस डेट, इनपुट सर्विस लोकेशन का ऑप्शन है। अगर आप इन ऑप्शंस को ऑन करते हैं, तो जब आप सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, तो वहां पे आपसे ये इनपुट सर्विस डेट और इनपुट सर्विस लोकेशन पूछ लेगा। ये जो ग्रिड आती है ना, आइटम ग्रिड जो है, यहाँ लास्ट में आपसे पूछ लेगा सर्विस लोकेशन एंड सर्विस डेट, यहाँ पे लास्ट में। तो उसके लिए ऑप्शन गिवन है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर में होते हैं उन्हें ये चीज डालना जरूरी होता है। देन ये जॉब कार्ड के लिए गिवन है डिस्क्रिप्शन, कि अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है जॉब कार्ड बनाते टाइम, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको जॉब कार्ड में शो करेगा। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंस मॉड्यूल। फाइनेंस मॉड्यूल में हमें एज सच कोई सेटअप नहीं करना होता है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका सेटअप हो रखा होता है। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंस बजट कंट्रोल गिवन है। एक्सपेंस बजट कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो इसलिए गिवन है कि अगर आपके क्लाइंट्स को एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं,
अपनी फर्म में, तो उसके लिए वो बजट सेट कर सकते हैं हर एक एक्सपेंस का, जिससे उनको ट्रैकिंग मिल जाएगी कि हाँ जैसे उन्हें ट्रैकिंग मिल जाएगी कि उनके एक्सपेंस कंट्रोल्ड है या ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके लिए। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन है गिव अलर्ट, एक तो है कि सिर्फ जब एक्सीड हो जाएगा बजट से तो अलर्ट दे देगा, और दूसरा ऑप्शन है कि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करने देगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप सेव करेंगे, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन आपको करना होगा। तो फाइनेंस में आपको ये ऑप्शन नीचे लास्ट में दिख जाएगा, लास्ट में आपको यहाँ पे फाइनेंस में ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आप वहां पे बजट वगैरह ऐड कर सकते हैं। देन टीडीएस, अगर आपको टीडीएस रिक्वायर्ड है तो ऑन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन ये कैटेगरी के लिए होता है, फाइनेंस कि किसी भी फील्ड में आपको चाहिए हो कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाने के लिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अलाउ नेगेटिव कैश, नेगेटिव में जाना चाहिए कैश, मतलब कैश का बैलेंस अगर नहीं है तो नेगेटिव में जाना चाहिए या नहीं, वो आपको ऑन करना है। बैंक रिकंसिलिएशन कैसे, ये तो स्टेटमेंट के थ्रू ही रहता है, बट अगर किसी को मैनुअली करना है तो मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है जूम लेवल फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब आपकी रिपोर्ट्स कैसे खुलनी चाहिए। जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो सीधा लेजर खुल जाना चाहिए, या पहले ब्रांच वाइज दिखाना चाहिए फिर लेजर आना चाहिए, या पहले मंथ वाइज आए, मंथ वाइज के बाद ब्रांच वाइज आए, देन ब्रांच वाइज के बाद लेजर आए। तो ये उसके लिए यहाँ पे आपको गिवन है कि कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करनी है। देन एट्रीब्यूट जो है, यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर ऐड करना होता है। कॉस्ट सेंटर जैसे किसी को मेंटेन करना है या किसी का प्रोजेक्ट वाइज काम है तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड करेंगे, अलाउ ब्लैंक करेंगे, और यहाँ से प्रोजेक्ट करके आप कॉस्ट सेंटर या प्रोजेक्ट जो है जो भी एट्रीब्यूट आपको बनाना है वो सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे सेल्फ लिस्ट, या तो सेल्फ लिस्ट ले सकते हैं या कोई भी वैल्यू, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमें ऑर्डर नंबर चाहिए तो आप परचेज ऑर्डर नंबर डाल सकते हो, सेल्स ऑर्डर वाइज चाहिए तो सेल्स ऑर्डर डाल सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपकी कॉस्टिंग या सेल्स परचेज की जो वैल्यू है वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप देख सकते हो। मान लीजिए मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, तो प्रोजेक्ट ए के लिए कितना परचेज किया, सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ उस प्रोजेक्ट से, वो मुझे पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट बी से क्या परचेज किया, प्रोजेक्ट बी के लिए क्या परचेज किया, सेल्स किया, प्रॉफिट हुआ, वो देख सकते हो। तो उसके लिए हम इस एट्रीब्यूट को ऑन करते हैं। बाकी इसके अलावा जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे यहाँ पे हमारे सिर्फ डिफॉल्ट लेजर्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। प्लीज डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग और समथिंग, प्लीज मत कीजिए। देन लास्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेशन, यहाँ से आप देख सकते हो किस किस प्लेटफॉर्म के साथ हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ इंटीग्रेट कराते हैं तो आपका क्या रहेगा, आप सॉफ्टवेयर से ही अपने वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद उसी से ही ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैनुअली सब कुछ करने के लिए। तो जिनका आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट है वो इंटीग्रेट करा सकते हैं। देन वी हैव रेजर पे एंड पेटीएम, अगर आप रेजर पे एंड पेटीएम से इंटीग्रेशन कराते हैं तो आपका पेमेंट लिंक आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं बिल बनाने के टाइम पे भी, या जब आप रिमाइंडर सेंड कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं पेमेंट लिंक को। और जो पेटीएम की प्राइसिंग है वो अलाइन बुक्स के यूजर्स के लिए कंसेशनल रेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्राइसेस है उनसे कम है, तो यहाँ से आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। रेजर पे के स्टैंडर्ड ही हैं। और देन यहाँ पे हमारा, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में डील कर रहे हैं अमेजन शॉपिफाई, तो इससे भी आप इंटीग्रेट करा सकते हैं। विद जस्ट वन क्लिक आपके सारे ऑर्डर्स डाउनलोड हो जाएंगे, इनवॉइसेस पोस्ट हो जाएंगे, पेमेंट पोस्ट हो जाएंगी। तो ये इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। एक्सप्रेस टीडीएस प्लेटफॉर्म है, अगर किसी को रिटर्न वगैरह फाइल करना है तो एक्सप्रेस टीडीएस के लिए भी इंटीग्रेशन है। जिनका ईआरपी पैकेज है दे कैन गो फॉर इंडिया मार्ट इंटीग्रेशन एज वेल। तो जो भी प्रोस्पेक्ट्स या लीड्स है वो ऑटोमेटिकली, जो हमारा सीआरएम मॉड्यूल है वहां पे ऑटोमेटिकली आपके लीड्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड लास्ट इंटीग्रेशन वी हैव इज फॉर अलाइन बुक्स, जैसे अगर आपके क्लाइंट अलाइन बुक्स यूज कर रहे हैं
उनके कस्टमर्स भी अलाइन बुक्स यूज कर रहे हैं, उनके वेंडर्स भी अलाइन बुक्स अगर यूज कर रहे हैं तो उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं अलाइन बुक्स यूज कर रही हूँ, इसके बाद अलाइन बुक्स यूज कर रही हूँ, इसके बाद मेरा कस्टमर है वो भी अलाइन बुक्स यूज कर रहा है, तो अगर वो सेल्स ऑर्डर डालता है, सॉरी वो परचेज ऑर्डर अगर डालता है तो मेरे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, और अगर मैं परचेज बिल डाल रही हूँ तो उसके वहां पे ऑटोमेटिकली सेल्स इनवॉइस डल जाएगा। तो ये हमारी ट्रेनिंग थी आज, और सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दिस